मेरा नाम अमित है। मैं बहुत ही ज्यादा अय्याश किस्म का लड़का था। मेरे बाबा का कारोबार था, लेकिन मैंने कभी कारोबार में दिलचस्पी नहीं ली और फिर मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। लेकिन उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा दी, जो उनके दोस्त की बेटी थी और बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी। वो लड़की थी तो खूबसूरत, लेकिन कोई इतनी ज्यादा हसीन भी नहीं थी और मैं हमेशा से ही खूबसूरत लड़कियों का दीवाना था। लाल गाल, गुलाबी होंठ, गोरा रंग, यानी पहाड़ों में रहने वाली लड़कियों जैसी। पर मिली ये। लेकिन बाबा ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा समझदार है और तुम्हारे साथ कारोबार संभालेगी। वैसे कारोबार तो मुझे ही संभालना था, लेकिन मुझे कारोबार की कोई समझ नहीं थी। मेरी पत्नी घर आ गई और एक हफ्ता तो सुखदाई गुजरा, लेकिन उसके बाद उसने हर मामले में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। कारोबार में उसे हर चीज का पता था। उसके पास हर सवाल का जवाब था। उसे हर चीज के बारे में पता होता था कि कोई बीमार है तो उसे कौन सी दवा देनी है और उसको वो बीमारी क्यों है। कारोबार में क्या करेंगे तो कारोबार बेहतर हो जाएगा, क्या करेंगे तो खराब हो जाएगा। मेरी पत्नी मुझे हर बार नीचा दिखाती रहती थी और यह साबित करना चाहती थी कि मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए मेरा दिमाग खा रही थी। उसको यह बात भी पता चल गई कि मैंने सिर्फ मैट्रिक किया है, वो भी रिश्वत देकर मैं पास हुआ था, नहीं तो मैं फेल था। उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। उसने कहा कि तुम्हारे बाबा ने तो हमें यह बात नहीं बताई थी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अभी भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं तो कारोबार संभालूंगा। वो कहती थी कि कारोबार तुमसे नहीं संभाला जाएगा। उसका कहना था कि बेशक कारोबार संभालने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी जिस तरह से बिजनेस करता है, एक अनपढ़ आदमी उसी तरह से बिजनेस नहीं कर सकता है। वह खुद को हर मामले में मुझसे बेहतर समझती थी। उसका कहना था कि अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो कारोबार संभालना तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन अगर एक अनपढ़ इंसान कारोबार संभालेगा तो वह उसको भी खराब कर देगा। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत नीचा दिखाया था, या फिर शायद उसकी बात ठीक थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वह मुझे नीचा दिखा रही है। हम लोग रोज लड़ाई करते थे और वह मेरी बेवकूफियों से तंग आ गई थी। वह कहते हैं ना कि एक समझदार औरत कभी भी अच्छी पत्नी साबित नहीं होती, इसी तरह एक अक्लमंद मर्द भी अच्छा पति नहीं बनता, लेकिन बेवकूफ औरत बहुत अच्छी पत्नी साबित होती है और बेवकूफ मर्द भी बहुत अच्छा पति बनता है। यहाँ पर बेवकूफ से क्या मतलब है, वह तो आप समझ गए होंगे। वह हर मामले में मुझसे जीत जाती थी, हर बहस में। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि उसका दिमाग नहीं, गूगल है, जिसके अंदर दुनिया जहान की जानकारी भरी हुई है और उसने सारे जानकारी के फोल्डर भी बना रखे हैं। उससे जो पूछो उसे उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता होता था। उसके अंदाज से भी बिल्कुल ठीक लगते थे और वह लोगों का चेहरा भी पढ़ लेती थी। एक दिन हम लोगों ने एक बिजनेस डील कर ली थी और मैं डील करने को तैयार था, पर उसने कहा कि यह आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे कहा कि तुम्हें ठीक नहीं लग रहा से क्या मतलब है? तुम क्या उसके साथ रहती हो या तुम उसको अच्छी तरह जानती हो? एक मुलाकात में ऐसा कैसे कह सकती हो? उसने कहा कि ऐसी ही बात है और मुझे डील नहीं करने दी। उस आदमी ने किसी और कंपनी के साथ बहुत बड़ी डील कर ली। मैं अपनी पत्नी को 2-4 हफ्ते तक बातें सुनाता रहा, लेकिन फिर वह कंपनी डूब गई और मैं फिर से अपनी पत्नी के सामने हार गया, क्योंकि उसकी बात बिल्कुल सच निकली। अब मेरे पास एक ही कार्ड था जिसको मैं खेल सकता था, और वह था मर्द कार्ड। मैंने उससे कहा कि तुम अपने ऊपर ज्यादा घमंड मत करो। औरत को एक मर्द की जरूरत होती है। औरत मर्द के बिना कुछ भी नहीं होती। अगर तुम्हारे साथ मर्द नहीं होगा तो यह समाज तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारी सारी पढ़ाई और सारी अक्ल धरी की धरी रह जाएगी। बिना एक मर्द की मदद के न तुम माँ बन सकती हो, न ही इस घर को चला सकती हो, और कारोबार भी अकेली नहीं संभाल सकती। अगर औरत यह कहती है कि औरत माँ होती है तो मर्द की वजह से माँ होती है। मर्द के बिना औरत कुछ भी नहीं कर सकती है। तुम कुछ भी नहीं हो मेरे बिना। तुम कुछ भी नहीं हो, समझ आई? तुम्हें समाज इज्जत देगा तो मेरी वजह से देगा कि यह शादीशुदा औरत है और फलां इंसान की घरवाली है। औरत को तो हमेशा ही मर्द से इज्जत मिलती है। अगर उसके सिर पर बाप होता है तो लोग उससे खुलम खुला बात करने से डरते हैं। पति होता है तो पातिव्रता समझ के उसके इज्जत करते हैं, और जब वह बेटा पैदा करके देती है तभी उसके आसपास के लोग यह समझते हैं कि इसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। औरत को हमेशा मर्द से इज्जत मिली है। मर्द के बिना औरत कुछ नहीं। लेकिन तुम इन बातों को मानोगी नहीं। लेकिन जिस दिन तुम्हें यह बात समझ आ जाएगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था। मेरी पत्नी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि ठीक है, फिर
अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकती तो तुम 2 साल के लिए यहाँ से चले जाओ। 2 साल बाद जब तुम वापस आओगे तो मेरे पास सब कुछ होगा। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि इस तरह की फिजूल बातें मत करो, हवा में तीर मत चलाओ। कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास 2 साल में, तुम सब कुछ गवा दोगी। पत्नी ने कहा कि अगर मैंने कुछ खराब किया तो मैं तुम्हें वापस करूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप की जायदाद है मेरी। तुम्हारा नुकसान मैं पूरा करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी पत्नी ने इतना बढ़ के चैलेंज किया कि मैंने भी वो चैलेंज स्वीकार कर लिया। वैसे भी मैं उससे दूर भागना चाहता था, क्योंकि वह मेरा बहुत दिमाग खाती थी, और ऑफिस की 4 दीवारी में बैठकर तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी मकबरे में बैठा हूँ। अपने दोस्तों के साथ मैं सैर करना चाहता था, आजाद होना चाहता था। उसने कहा कि तुम्हारे बाबा का एक फ्लैट है यहाँ से दूसरे शहर में, तुम वहां पर चले जाओ, 2 साल तक वहीं रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। उसके बाद तुम वापस आओगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पर क्या हुआ है। मैं थोड़ा सा बेवकूफ था, साथ ही जज्बाती भी था, और जब एक इंसान बेवकूफ और जज्बाती हो तो ये काफी खतरनाक जोड़ होता है। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी से दूर जाऊंगा 2 साल तक। मैं उससे दूर कैसे रहूंगा? यह कोई लव मैरिज नहीं थी। हमारे माँ बाप ने हमारी शादी करवाई थी और वह तो इस दुनिया से चले गए थे। मुझे अपनी पत्नी को देखकर कोई भी फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि वह हर टाइम मुझसे लड़ती रहती थी और हर टाइम बहस करके मेरा सिर खाती रहती। मैं उसके साथ और बहस नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा दिन कोई इंसान आपको नीचा दिखाए, आपको बेवकूफ समझे और रात को आपके साथ अच्छा हो जाए? ऐसा नहीं होता। जहां इज्जत नहीं होती वहां प्रेम भी नहीं होता। मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली और मैं वहां से दूर अपने फार्म हाउस में चला गया। पहाड़ियों में था। वहां पर जाकर मैं बहुत खुश था। मुझे पता था कि मेरी पत्नी कुछ भी नहीं कर पाएगी, और जब वापस आऊंगा तो उसका घमंड जरूर मिट्टी में मिल चुका होगा। उसके बाद वह मेरे कदमों में ही बैठेगी। वापस आऊंगा, मान जाएगी कि तुम्हारे बिना मुझे समझ वालों ने जीने नहीं दिया, बिल्कुल लाइन पर आ जाएगी, और तब तक मैं भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर लूंगा। और वाकई मैं अपनी जिंदगी जी रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें फोन भी नहीं करूंगा। उसने कहा कि मुझे कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हारे फोन करने की। तुम एक बेवकूफ इंसान हो और तुम्हें सीधा करने का तरीका मुझे अच्छी तरह आता है। ये कौन सी औरत थी? ये कहां से आई थी जो मर्द को सीधा करेगी? और औरत में इतनी हिम्मत कहां होती है? और भगवान ने उसे दिमाग भी मर्दों से कम दिया है। होता है, औरत बेवकूफ है। इसीलिए मुझे यकीन था कि मेरी पत्नी पछताएगी। साथ उसने ये भी कहा था कि अगर वो हार गई तो उसके बाद सारी जिंदगी मेरी गुलामी करेगी और मेरे सामने आवाज तक नहीं उठाएगी। मैं पहले से ही जानता था कि इसका अंजाम यही होने वाला था, पर उसने यह भी कहा था कि अगर वह जीत गई तो मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा, उसकी बात के आगे सर नहीं उठाऊंगा। मैंने भी कह दिया था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे पता था कि वह मेरे बिना जीत नहीं सकती थी। मेरा बाद का बिजनेस और उसके बाद का बिजनेस भी कोई इतना सीधा साधा नहीं था। बहुत कुछ अटका हुआ था। एक साथ उसे घर और बिजनेस नहीं संभालना था। घर भी कोई छोटा नहीं था। इसकी सफाई सुथरी करानी होती थी, नौकरों पर नजर रखनी होती थी। वह कैसे यह सब कुछ कर सकती थी? कभी भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने भी तो सिर्फ ग्रेजुएशन ही की हुई थी। कौन सा कोई उसके पास बीबीए की डिग्री थी? किसी को जान से मारने में इतना मजा नहीं आता जितना उसके घमंड तोड़ने में मजा आता है। और जिनको अपने आप पर घमंड होता है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं फार्म हाउस में सुकून से रहने लगा और यहाँ पर मेरे दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरह गुजार रहा था, जब एक रात मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही थी और दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हूं, इतनी बारिश में बाहर कौन है? बाहर तूफान आ रहा है। लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि तूफान तो मेरे दरवाजे तक भी आ गया था। ये कोई पहाड़ी लड़की थी जिसके सिर पर टोपी पहन रखी थी और बालों की छोटी बना रखी थी। इसके लंबे बाल थे, चेहरे पर निशान भी थे, जैसे कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों के चेहरों पर होते हैं, और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें थीं और आधा चेहरा उसने छुपाया हुआ था। कहने लगी कि बाहर बड़ी बारिश हो रही है, मेरा घर तो पहाड़ पर है, मैं नहीं जा सकती, रास्ते में ही गिर जाऊंगी। क्या आप मुझे एक रात की पनाह दे सकते हैं? सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन नीली आंखों वाली लड़की तो क्या, मर्द भी नहीं देखा था। लेकिन हाँ, पहाड़ों पर रहने वाले लोग तो बड़े खूबसूरत होते हैं। ये फार्म हाउस भी मेरे पापा ने बनाया था और मैं पहले यहाँ आया करता था, पर मेरे पापा ने कहा कि तुम यहाँ नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें बिजनेस संभालना है,
तो यहाँ छुट्टी मनाने नहीं आ सकते, इसलिए मैं काफ़ी सालों से यहाँ नहीं आया था। कहीं ये लड़की कोई चुड़ैल तो नहीं थी? वैसे लग तो लड़की ही रही थी। मैंने कहा कि क्यों नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया, उसको चाय बनाकर दी और एक गर्म कंबल भी दिया क्योंकि वो पूरी भीग चुकी थी। उसके बाद मैंने उसे कहा कि तुम यहीं पर सो सकती हो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जबकि जाने का तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं तो हमेशा से ही हुस्न का शौकीन था। मेरी कई लड़कियों से दोस्ती भी थी, लेकिन बाबा ने जाने से पहले मेरी शादी करवा दी। अगर वो मेरी शादी नहीं कराते तो अब तक मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता। इस लड़की का आधा चेहरा ही मुझे नजर आ रहा था, लेकिन खूबसूरती नकाबों में कहाँ छुपती है जनाब। जो खूबसूरत होता है वह पर्दे में भी नजर आ जाता है। खूबसूरती ही अपनी एक चमक होती है जिसे दुनिया का कोई पर्दा, कोई बुर्का, कोई नकाब नहीं छुपा सकता। और पहाड़ों पर रहने वाले लोग इस तरह के ही कपड़े पहनाते थे, चेहरे को भी छुपाते थे। पता नहीं यह कहां से यहां तक आ गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी में चाहता था वैसी ही गुजर रहा हूं। जैसे मेरी जिंदगी को किसी रोमांटिक राइटर ने लिखना शुरू कर दिया है कि ऐसा दिल, मशीन, मौसम में अकेला और यह नीली आंखों वाली परी मेरे पास भेज दी। वो कितनी खूबसूरत थी, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं जाना नहीं चाहता था। मैंने उससे पूछा, कुछ खाओगी कि नहीं? उसने कहा, मुझे खाना नहीं खाना है। जल्दी जल्दी यह बारिश रुक गई है, जबकि रात के 12 तो वैसे ही बज चुके थे। मैंने उससे कहा कि तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही थी? तो कहने लगी कि दरअसल हम लोग दूध बेचने का काम करते हैं। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ गाय वगैरह हैं, तो मैं दूध की डिलीवरी देने के लिए इधर उधर फिर रही थी। रास्ते में ही बारिश हो गई और अब मैं वापस नहीं जा सकती क्योंकि रास्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके होंगे और मेरा घर तो पहाड़ के ऊपर है। उसका लहजा बिल्कुल ऐसा ही था जैसे पठानों का होता है और वो मुश्किल से हिंदी बोल रही थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इंसान मुश्किल में ही किसी के काम आता है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम तन्वी है। दिल में सोच रहा था कि काश मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं इसी से शादी कर लेता। शादी नहीं करता तो कम से कम इससे रिश्ता तो रखता। कितनी खूबसूरत थी ये लड़की। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचा कि मेरी शादी हुई है, इस बात का इसको तो नहीं पता और मेरी पत्नी को भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन खाली मेरी नीयत खराब होने से कुछ नहीं होता था, इस लड़की की भी नीयत खराब होनी चाहिए थी, पर ऐसा लग नहीं रहा था। खैर, मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन अभी भी उसकी खुशबू आसपास मौजूद थी। मुझे उसकी खुशबू आ रही थी और मैं सारी रात नहीं सोया। सुबह सुबह वो वहां से जा चुकी थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ऐसा लगा कि मौका गंवा दिया। कोई बात ही कर लेता उससे, यही पूछ लेता कि दोबारा मिलेंगे या नहीं। लेकिन मैंने शराफत में आकर अपने दिल पर जख्म लगा लिया। मेरी पत्नी तो थी, लेकिन उसमें पत्नी वाली क्या बात थी? 2 हफ्ते रही नहीं मेरे साथ और मेरे साथ बहस करनी शुरू कर दी, चैलेंज देने शुरू कर दिए। मुझे मुंह पर कहती थी कि तुम बेवकूफ हो, तुम हो ही अनपढ़। जब औरत मर्द की इज्जत न करे तो फिर मर्द के दिल में मोहब्बत कहाँ से पैदा होगी? मैंने ऐसी औरत से वफादारी निभाई जो इसके काबिल भी नहीं थी। मैंने अपनी पत्नी को फोन तक नहीं किया। 2-3 महीने इसी तरह गुजर गए और मैं इसी हसीना के ख्यालों में गुम था। उसको मैंने कल रात देखा था। सोचने लगा कि फिर से बारिश और तूफान आ जाए और उसे मेरे दरवाजे तक ले आए। लेकिन एक दिन वो खुद ही आ गई और कहने लगी कि आपने दूध खरीदना है तो आप मुझसे खरीद सकते हैं। मैं तो इसके लिए जान देने को भी तैयार बैठा था। मैंने कहा कि हाँ जरूर, मुझे रोज का 2 किलो दूध चाहिए। मैंने सोचा दूध का बहाना करूंगा तो रोज रोज उसका दीदार हो जाएगा, पर उसने कहा कि रोज नहीं आ सकती, लेकिन हफ्ते में 2 दिन आपके घर दूध देने के लिए आ जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे तो बस उससे मिलना था। अगर वो एक दफा भी आती तो मुझे कहना था कि ठीक है, लेकिन वो तो हफ्ते में 2 दिन आने की बात कर रही थी। मुलाकात होती, बात होती, तभी तो मामला आगे बढ़ता। मैंने अपनी पत्नी के साथ कोई भी दिन नहीं गुजारा था, क्योंकि शादी के तीसरे दिन ही उसकी इस तरह की हरकतें शुरू हो गई थीं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे बाप ने जाते जाते मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसने मेरी शादी एक औरत से नहीं बल्कि एक मर्द से करवा दी थी, और वह मर्द जो मुझसे बेहतर था, फिर वह मुझे क्या समझती। इसी तरह वो आने जाने लगी और मेरी उससे बातें होने लगी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जबकि मैं पहचान गया था कि शायद उसकी शादी नहीं हुई है। उसने कहा, नहीं, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। मैं एक ही बहन हूं और मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे दूसरी घंटी गले में नहीं डालना था। मैं पहली वाली से ही बहुत ज्यादा तंग था, लेकिन घंटी बजानी जरूर थी।
इसीलिए मैंने उसे अपनी बातों में उलझाना शुरू किया और वो बहुत ही मासूम थी। धीरे धीरे मेरी बातों में आने लगी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन मुझे मैनेजर की कॉल आई और उसने कहा कि कारोबार तो बड़ा ही बेकार जा रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कि लगता है मेरी पत्नी के घमंड को धक्के पड़ने शुरू हो गए हैं। जितना नुकसान करेगी वो तो मैं उससे ही पूरा करूंगा। लेकिन ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उससे कारोबार संभाला नहीं जा रहा। औरत का काम घर को संभालना होता है, किचन को संभालना होता है, आटा गूंथने, रोटी पकाने, ज्यादा से ज्यादा हांडी पकाने तक का होता है। इसके अलावा और कर ही क्या सकती है। और अगर थोड़ी पढ़ लिख गई है तो कोई महीने के 10-15 हजार वाली नौकरी कर सकती है। वो भी पैसे फिर अपने ऊपर ही यूज कर ले। और मेरी पत्नी चली थी मेरे साथ पंगा लेने। कहती थी कि तुम्हारे बिना कारोबार भी बना लूंगी और बच्चा भी पैदा कर लूंगी। उसे अपनी अक्ल और पढ़ाई पर बहुत घमंड था ना। ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसका घमंड धीरे धीरे टूट रहा है। इधर तन्वी के साथ मेरी काफी दोस्ती हो गई। अब तो उसने मुझे ये भी कह दिया कि तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो। उसे अपने जाल में फंसाने के लिए और उसका दिल जीतने के लिए मैंने उसे अपनी शादी की सोने की अंगूठी भी दे दी। उसने कहा, ये क्यों? मैंने कहा, ये तुम्हारा तोहफा है ताकि तुम्हें हमेशा मेरी याद आती रहे। उसने अंगूठी अपने पास रख ली और कहा कि मैं हमेशा इसे संभाल कर रखूंगी, आपने मुझे दी है। धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से मिलने लगे। धीरे धीरे वो लड़की भी मेरे करीब आने लगी, लेकिन वो अपना चेहरा ठीक से नहीं दिखाती थी। उसने कहा कि मुझे घर से इजाजत नहीं है। उसने कहा, आपको मुझसे शादी भी करनी होगी। लेकिन मैंने उसे किसी तरह अपनी बातों में उलझा लिया। एक दिन वो मेरे घर में ही मौजूद थी। मैंने उसे कहा, तुम यहीं रुको, मैं दूध वाला बर्तन लेकर आता हूं। जब मैं किचन में गया तो मुझे मैनेजर की कॉल आई। उसने कहा कि कारोबार का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने कहा कि जितना भी नुकसान करेगी बाद में खुद ही पूरा कर लेगी। इसीलिए मैंने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी और उसी दिन मैंने उस ख्वाहिश को पूरा कर लिया जो तन्वी को देखते ही मेरे दिल में जागी थी। लेकिन सुबह की रोशनी होने से पहले ही वो वहां से जा चुकी थी। मैं सोच रहा था कि अब उसे जाने की क्या जरूरत थी, वह तो रोक सकती थी, और जो एक दफा हुआ वह बार बार हो सकता था। मैंने सोचा था कि जब तक यहाँ पर हूँ वह आती जाती रहेगी, लेकिन अब उसको यहाँ से ऐसे बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी। फिर मुझे पता था कि शायद उसके घर वालों में से कोई आ गया हो या वह डर के चली गई हो। लेकिन बहुत दिन हो गए, वह कभी नहीं आई और मैं हैरान था कि कहाँ चली गई। ऐसी गई हुई कि मुड़कर कभी आई ही नहीं। लोगों से पूछता रहा, लेकिन किसी से भी मुझे उसका पता नहीं मिला। यह जगह भी कोई झूठी नहीं थी। एक लड़की को सिर्फ नाम के सहारे तलाश करना आसान नहीं था, जबकि उसका नाम कोई इतना आम नाम भी नहीं था। लेकिन मुझे तो पूरा नाम भी नहीं पता था, इसलिए मैं तलाश नहीं कर पाया। मैं तो समझा था कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पर शायद ऐसा नहीं होने वाला था। उसके बाद वह मुझे कभी नजर नहीं आई। मैं भी उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद इसलिए कि मैं दोबारा से खुशकिस्मत बन सकूं। वरना तो वह चली गई थी, और यह भी अच्छी बात थी क्योंकि मैं उससे शादी नहीं कर सकता था। मेरी पत्नी ने जो वक्त मुझे दिया था उसमें से 13 महीने गुजर चुके थे। अभी कुछ ही महीने बाकी थे। मैं हमेशा से ही घर से बाहर रहने वाला लड़का था। मैं घर में रहता ही कहाँ था। मुझे घर में रहकर क्या करना था? घर में मेरे बाप के अलावा कोई था नहीं, तो मैं घर बैठकर क्या पकौड़े चलाता। अपनी जिंदगी में मसरूफ रहता था, शेयर करता था, दोस्तों के साथ जाता था। हाँ, मेरे दोस्त मुझे फोन वगैरह कर रहे थे कि तुम कहाँ चले गए हो, तो मैंने उनको भी इधर बुला लिया और कहा कि आ जाओ, यहाँ पर पहाड़ों में बहुत अच्छा मौसम है, बड़ा सुकून है। बाकी का टाइम मैंने अपने दोस्तों के साथ लिया। आदमी की जिंदगी के 2 ही पहलू होते हैं, एक उसकी पसंद की औरत और दूसरा उसके दोस्त। मेरी पसंद की औरत तो कोई थी नहीं, जो थी वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी, और अब दोस्तों के साथ मैंने बाकी का वक्त बड़े अच्छे तरीके से गुजार लिया। मैंने वहीं पर आराम और सुकून से सारा वक्त गुजार दिया और तकरीबन 2 महीने पहले ही वापस अपने घर आ गया। घर आने से पहले मैं सबसे पहले ऑफिस गया। देखना चाहता था कि अब तक कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जब ऑफिस गया तो हैरान रह गया। यह तो वो ऑफिस लग ही नहीं रहा था। यहाँ की हर चीज नई थी। पूरे ऑफिस को सजाया गया था और यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, और ऐसे काम कर रहे थे कि जैसे सारे देश का काम इसी ऑफिस में हो रहा है। मैं हैरान रह गया जब मैंने स्कोर इंडेक्स देखी, जो कि सामने ही एक बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही थी, तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। हमारी कंपनी तो नंबर पर जा रही थी, लेकिन यह कैसे हुआ? मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी यह कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और जब मैंने मैनेजर से बात की तो उसने कहा,
मैंने तो आपसे झूठ बोला था। हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो आपको इसलिए झूठ बोल रहा था ताकि जब आप आएं तो आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएं। हमारी कंपनी ने तो बड़ी तरक्की कर ली है और बिजनेस टॉप पर जा रहा है। यह सब मैडम की मेहनत है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब कुछ मेहनत से हुआ है, किसी शॉर्टकट से नहीं। यह सब कुछ आपकी पत्नी की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने वाकई इस कंपनी को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया है। उन्होंने ऐसे ऐसे आइडियाज दिए, ऐसी ऐसी बातें निकालीं, हमारे दुश्मन भी सारे के सारे पीछे हट गए। हमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और मैं तो हैरान हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट खुद चलकर हमारे पास आते थे। ऐसा सुरयंत्र रचती थी, ऐसी गेम चलती थी। पूछा नहीं, हम सब तो उनके गुलाम हो गए हैं। मैंने तो उनसे कहा है कि आप बिजनेस से खाने की क्लासेस खोलें, बहुत कम चलेगा। उनका हंसने लगा। जब मेरे मैनेजर मुंह फाड़ के हंसने लगा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। जब मैंने उसे गुस्से से देखा तो अचानक चुप हो गया। मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वाकई यह सब कुछ हो गया है। मेरी पत्नी तो अपने पहले दावे में कामयाब हो गई थी। फिर मैं घर की तरफ रवाना हुआ। जब मैंने घर को बाहर से देखा, मैं और ज्यादा हैरान रह गया। घर को भी रेनोवेट कर दिया था, उसका कलर बदल दिया गया था। घर के सारे लॉन, दीवारें, सब कुछ एकदम साफ था। लॉन में तो अभी भी माली काम कर रहा था। और यह देखकर तो मैं और भी हैरान रह गया कि जिस जगह पर मेरी पुरानी सी गाड़ी खड़ी होती थी, आज वहां एक बड़ी लैंड क्रूजर खड़ी थी, जो देखकर साफ पता चल रहा था कि इसे कुछ महीने पहले ही शोरूम से निकलवाया गया है। और वो चमकती हुई मुझे ही देख रही थी। मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि मेरी पत्नी तो अपने दूसरे दावे में भी कामयाब हो गई थी। लेकिन आज भी जीत मेरी थी, क्योंकि वो तीसरे दावे में कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। वो मेरे बिना बच्चा कैसे पैदा कर सकती थी? शर्त और उसूल लगाने तो बड़े आसान होते हैं, लेकिन शर्त और उसूलों का यही तरीका होता है कि अगर आपकी बात पूरी नहीं होती और आप अपने पूरे दावे में कामयाब नहीं होते, तो फिर आप वो शर्त भी हार जाते हैं। और मेरी पत्नी ने तो मुझे खुला चैलेंज किया था। सबसे ज्यादा हंसी भी मुझे उसकी इस बात पर आई थी कि उसने कहा था कि वो मेरे बिना बच्चा पैदा कर लेगी। मेरे बिना बच्चा पैदा करने के लिए जाहिर है कि उसको मुझसे बेवफाई करनी पड़ती। और अगर उसने मुझसे बेवफाई की है तो आज तो मैं उसे वैसे ही छोड़ देने वाला था, क्योंकि कोई भी मर्द यह बात बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी गैर मौजूदगी में औरत किसी और के साथ रहे। लेकिन मुझे पता था कि यह सब कुछ नहीं होगा। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो घर अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे तो लगता था कि मेरी पत्नी अकेली बैठी होगी और कहेगी कि तुम्हारा घर और कारोबार तो मैंने संभाल लिया, लेकिन तुम्हारे बिना बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। या फिर उसका घमंड टूट चुका होगा। लेकिन मेरी पत्नी की गोद में प्यारी सी बच्ची थी, जिसके सर पर पिंक कलर का रिबन पहना हुआ था। इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि वो लड़की है, क्योंकि वो बच्ची तो बहुत ही छोटी लग रही थी। मैं हैरान रह गया और अभी यही देख रहा था कि एक नौकरानी बच्चे को भी उठाकर लाई, जो उस बच्ची जितना ही लग रहा था, और उसने लड़कों वाले कपड़े पहन रखे थे। इसका मतलब मेरी पत्नी ने जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता था? जब मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। मैंने उसे कहा, यह सब क्या हो रहा है? उसने कहा, आ गए आप? मैंने तो सुना था आप पहले ऑफिस गए थे। मुझे खबर मिल गई थी, क्योंकि वहां पर सब मेरा है। मुझे वहां की पल पल की खबर होती है। इधर आइए, अपने बच्चों को नहीं देखेंगे? देखिए, ये बच्चे आपके हैं। मैं गुस्से से लाल पीला हो गया और मैंने कहा, किसके बच्चे? कहाँ के बच्चे? तुमने मुझे 2 साल के लिए यहां से निकाला था ताकि तुम अपने किसी यार के साथ रंग रलियां मना सको और उसके बच्चे पैदा करके बैठी हो, और मुझे कह रही हो कि यह मेरे बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं? मैंने तुम्हें 2 साल से देखा तक नहीं है। शर्म नहीं आती इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी मक्खी आंखों से देखकर निकल जाऊंगा? ये मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हारा कोई रिकॉर्ड अस्पताल में मौजूद था। उसके साथ हमने डीएनए टेस्ट करवाया है। ये बच्चे तुम्हारे हैं रिपोर्ट के मुताबिक। अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है, तुम दोबारा टेस्ट करवा सकते हो। मैंने कहा, मुझे किसी टेस्ट पर यकीन नहीं है। आजकल सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है। तुम किसी को भी खरीद सकती हो। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। ये बच्चे मेरे नहीं हैं और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने किसी के साथ मुंह भी काला किया है, उसके बच्चे भी पैदा किए, और अब मुझे इन बच्चों का बाप बनाकर अपने गुनाह को छुपाना चाहती हो। मेरी पत्नी ने कहा, इतनी ही बातें करना जितनी बाद में तुम बर्दाश्त कर सको। वही अल्फाज बोलना जिन पर बाद में तुम्हें ज्यादा शर्मिंदगी न हो। वो इतने घमंड से यह बात कैसे कह सकती थी? क्यों मानता मैं किसी की डीएनए रिपोर्ट को?
क्या डीएनए रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती थी? क्या डॉक्टरों को खरीदा नहीं जा सकता था? कहीं उसने आईवीएफ तो नहीं करवाया था, जिसकी वजह से उसने बिना मर्द के बच्चे पैदा किए थे और किसी और के जारासिम अपने अंदर डालकर वह मां बन गई थी। उसकी आंखों में इतना घमंड था, अभी भी उसकी गर्दन हवा में थी। क्या वह वाकई जीत गई थी? लेकिन यह बात मैं कैसे मान सकता था कि यह बच्चे मेरे हैं? मैंने उसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और फिर उसने मुझे कहा कि मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसे देखकर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि यह बच्चे तुम्हारे ही हैं, और उसके बाद तुम मुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए उस सबूत को देखे बिना ही इन बच्चों को अपना लो, ताकि तुम्हारी इज्जत भी रह जाए और मेरी इज्जत भी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी पत्नी हवा में तीर चला रही है, इसलिए मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया और मैंने कहा, दिखा दो मुझे सबूत, मैं नहीं डरता। जब मैंने 2 साल से तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी तो बच्चों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी पत्नी ने बच्चे नौकरानी को दिए और कहा कि उनको सुला दो। अब सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही मौजूद थे। मेरी पत्नी करीब आई और मेरे सामने अपनी हथेली को भिंचकर बोली कि इसी के अंदर वो सबूत है। मैं भी हैरान था और मुझे यकीन था कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जब उसने अपनी हथेली खोली तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसके अंदर जो चीज थी वो इस बात का सबूत था कि यह बच्चे मेरे ही थे। और फिर मेरी पत्नी ने पहाड़ी लोगों के से लहजे में कहा, क्या हुआ साहिब, तुमने हमें पहचाना नहीं? हम तुम्हारी माशूका हैं, तन्वी नाम है हमारा। मैं अपनी पत्नी से दूर हट गया, जैसे वो मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी पत्नी की आत्मा थी, क्योंकि यह तन्वी की तरह कैसे बोल रही थी? तन्वी की आवाज उसकी मुंह से कैसे निकल सकती थी? मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और उसके हाथ में वो अंगूठी थी जो तन्वी को मैंने तोहफे के तौर पर दी थी, और वो मेरी शादी की अंगूठी थी। इसका मतलब मेरी पत्नी ही तन्वी थी। वो भेष बदलकर मेरे पास आती थी। मेरी पत्नी बुरी तरह हंसने लगी और फिर बोली, मैं सांवली सी लड़की थी, मुझे गोरा बनना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, और किसी पहाड़ का हुलिया बनाना आजकल क्या मुश्किल है? लोग तो मेकअप से अपने चेहरे पर जले हुए निशान भी छुपा लेते हैं। ये भेष बदलना भी कोई मुश्किल नहीं है। तुम मेरे जाल में फंस गए। वैसे भी मैंने कभी तुम्हें अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाया था। मैं ही दूध बेचने वाली बनकर यहां से 1.5 घंटे का सफर करके पहाड़ी इलाके में तुम्हारे पास आ जाती थी, और तुमने जिस लड़की के हुस्न का फायदा उठाया वो तुम्हारी अपनी पत्नी थी। तुम एक घटिया, गिरे हुए इंसान हो जिसने मुझसे बेवफाई की मेरी गैर मौजूदगी में, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपनी पत्नी के कदमों में बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सारा कारोबार भी उसके हाथ में था और ये दोनों मेरे ही बच्चे थे। मैं बुरी तरह माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, तुम वाकई जीत गई हो, मैं हार गया। मैं तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहता था, लेकिन मेरा अपना सब कुछ खत्म हो गया है। मैं भटक गया था। मैंने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, जो किया तुम्हारे साथ किया। माफ कर दो मुझे, तुमको हमारे बच्चों की कसम है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मेरी पत्नी ने 14 दिन तक मुझे काफी तरसाया। खुद भी मुझसे बात नहीं कर रही थी और बच्चों को भी मुझे नहीं दे रही थी। मुझे देखने भी नहीं दे रही थी। मैं बार बार माफी मांगता था, वह मानती थी। वह कहती थी कि कैसे तुम मोहब्बत भरी बातें करते थे, कहते थे कि मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूं, और मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। कुछ दिन बाद उसने मुझे माफ कर दिया और मैं अपने बच्चों से भी मिला, और आज मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। मेरे जैसे मर्द के साथ यही होना चाहिए था, जिसने औरत को बहुत बेवकूफ समझा और फिर कमजोर भी। लेकिन औरत कभी बेवकूफ और कमजोर नहीं होती। औरत को हराना किसी के बस की बात नहीं होती है। मैं इस बात को मान गया। इससे बहस में हारना बहुत मुश्किल है, और औरत को जिंदगी में कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। उसने वाकई मेरे साथ ऐसा खतरनाक खेल खेला तो मुझे आज भी समझ नहीं आती है वह कैसे पहाड़ में लड़की का भेष बदल कर आई थी। अब आप लोग बताओगे, क्या आप लोग भी औरत को कमजोर और बेवकूफ समझते हो? अगर समझते हो तो मेरे जैसा गलती मत करना। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।